कहानी कुर्सी की में बात अब उत्तर प्रदेश की। आप देख रहे हैं, हमने चर्चा भी की कैसे इंडिया गठबंधन के नेता अलग अलग पार्टियों के वो मुलाकात कर रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के साथ अखिलेश यादव की बैठक होगी तो कब होगी ये अभी तक तय नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जरूर जुटे हुए हैं। वो आज लखनऊ में अपनी पार्टी के विधायकों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बातचीत करने वाले हैं। इस दौरान 2019 का चुनाव हारे पार्टी के उम्मीदवार भी मौजूद रहेंगे और इसमें जो उनका अपना एक समीकरण है जिसे वो पीडीए कहते हैं, उसे लागू करने को लेकर अखिलेश यादव अपने विधायकों से राय ले सकते हैं। अखिलेश यादव ने इससे पहले कल पार्टी के जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक की थी और 3 दिन की इस बैठक के आखिरी दिन कल वो पार्टी के विधानसभा अध्यक्षों की राय लेंगे। अखिलेश यादव ने इस बैठक को लेकर कहा कि चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए तैयारियों को लेकर यह बैठक बहुत जरूरी है। ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि दिन और समय कम है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि गठबंधन जो है और जिस पे चर्चा हो रही है उसको और मजबूत किया जाए। इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं थे वो लोग। अगर इंडिया गठबंधन में ऐसी कोई बात रही होती तो हमें पता होता। इसलिए आप बीजेपी की साजिश में आप भी मत फंसिए। ये जिस बारे में अखिलेश यादव कह रहे थे कि बीजेपी की साजिश है, दरअसल उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो राजनीति है वो घूम रही है बसपा के इर्द गिर्द, बहुजन मायावती के इर्द गिर्द। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि गठबंधन के अंदर मायावती भी रहे ताकि अखिलेश यादव के ऊपर एक दबाव भी बनाया जा सके और अखिलेश यादव जो बिल्कुल एकला चलो की राह पर चलना चाहते हैं यूपी के अंदर, उससे उनको रोका जा सके। लेकिन अखिलेश यादव पूरी कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि मायावती का इस गठबंधन के अंदर आना वो नामुमकिन बन जाए और इसीलिए आपने देखा कि वो लगातार एंगेज कर रहे हैं मायावती को। वाद विवाद में उनके बीच लगातार जो है बयानबाजियां भी चल रही हैं, जिसमें अब मायावती खुलकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल भी रही हैं। तो यूपी में जो चल रहा है, अखिलेश यादव, कांग्रेस, अखिलेश यादव और मायावती, इन तीनों का समीकरण क्या कह रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जहां पर अखिलेश यादव खड़े हैं, 2019 के अनुभव को देखते हुए उनको लगता है कि भले भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि भाजपा की सीटें उठ के और सीधे सीधे बसपा के खाते में चली गई। अखिलेश जी को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, वहीं जस के तस खड़े हैं। उनका यह मानना है कि पहली बार हुआ कि बहुजन समाज पार्टी, जिसको मायावती दावा करती हैं कि देश में अकेली पार्टी है कि अपना पूरा वोट शिफ्ट करा देती है, वो ताकत नहीं दिखी। नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात वो बार बार कह रहे हैं कि मायावती जी का भरोसा नहीं है, वो तो कभी भी उठ के कहीं भी चल देंगी। और सचमुच मायावती जी भले उनके पास विधायक नहीं है, सांसद मतलब कहने को अभी 10 हैं, लेकिन एक तरह से सीटों के लिहाज से देखें तो स्थिति नहीं बची है, वोट परसेंटेज बहुत कम हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आप उनको देखिए तो वो अपने आप को मानती हैं कि ये सारे नेता उनसे छोटे हैं, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी 30% से अधिक मत पर खड़ी है। तो एक तो ये अखिलेश यादव की जो एकदम, जिसको हम कहें कि वो चाहते हैं कि सीट बंटवारे में मायावती ना आए, और अगर आए भी तो जिसको हम कहते हैं कि अंत में एडजस्टमेंट, एकोमोडेट करने के लिहाज से आए, जबकि मायावती चाहती है कि वो आधा आधा बांटकर उसमें से कांग्रेस को दे। कांग्रेस की स्थिति आप समझिए, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे रायबरेली बची रह जाए और अमेठी वो वापस ले पाए। इससे ज्यादा न तो कांग्रेस की कोई महत्वाकांक्षा है और अंदर खाने कांग्रेस के नेता इसको स्वीकार भी करते हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस बार बार ये कहती हुई दिखती है कि ठीक है भाई, हमारा 2009 वाला समीकरण जो था 21 सीटें, लेकिन अंदर से जब बात आती तो कोई कहता चलो 8 पे मान जाएंगे, 10 पे मान जाएंगे, कुछ सीटें वो गिन के बताते हैं। अब इसमें मायावती को अपॉर्चुनिटी दिखती है। उनको लगता है कि 2019 का आंकड़ा बताकर वो ये साबित कर सकती हैं कि अगर तीनों पार्टियां एक साथ बैठी तभी नरेंद्र मोदी का ये जो रथ है, अश्वमेध का यज्ञ चल रहा है, वो थोड़ा बहुत रुक सकता है। लेकिन पार्टियों के भीतर यह भी तो एक चर्चा है ना कि क्या राम मंदिर के पहले और राम मंदिर के बाद स्थितियों में परिवर्तन नहीं होगा। तो मुझे लगता है इस कॉम्प्लेक्स स्थिति में अखिलेश यादव अकेले चुनाव सारी सीटों पर लड़ने की तैयारी करेंगे। कांग्रेस पार्टी को अंत में कुछ सीटें दे देंगे और जयंत को सीटें दे देंगे। अंतिम में यही होगा और बसपा की सीट वो एकदम अलग होगी, वो अलग से ही चुनाव लड़ती हुई दिखेगी। मैंने कुछ लोगों को पढ़ा, उनकी ये भी राय थी कि ये एक किस्म का प्लान बी है जिस पर कांग्रेस काम करना चाहती है कि अगर अखिलेश यादव बहुत ज्यादा सीटें नहीं देते हैं तो भाई मायावती, एक तो अगर मायावती गठबंधन में आ जाए तो थोड़ा सा चेक में रहेंगे अखिलेश यादव भी, और अगर
बिल्कुल ही परिस्थिति अलग हो जाए तो फिर मायावती के साथ मिलकर चुनाव कांग्रेस पार्टी चुनाव में जा सकती है, ऐसा भी कुछ लोगों ने लेकिन कहा। उससे कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा ना, क्योंकि आप 10-12% में 6-7% जोड़ दीजिए तो खड़े कहां होंगे। लेकिन यहां तो 30-32 में 10 जोड़ते हैं और उसके बाद खड़े, तो तब न जाके आप 45, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 49.56 यानी करीब करीब 50% मत पर खड़ी है। और जो अभी ये होने जा रहा है 22 जनवरी तक और 26 जनवरी से अगले 2 महीने तक, 3 महीने तक, जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से, मतलब देश भर से तो लोग जाएंगे ही जाएंगे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, सरकार के तौर पर पूरी मशीनरी जो लगेगी, उसके बाद ये कितना काम आएगा। तो मुझे लगता है ये वाला, लेकिन फिर कांग्रेस इतनी आतुर क्यों है मायावती को साथ लाने के लिए? दरअसल कांग्रेस को यह लगता है, जिसको कई बार हम कहते हैं ना कि एकदम से उनको लगता है कि राजनीति भारत की ऐसी है कि उसमें एक विकल्प के तौर पर देखेंगे, और वो कई बार ये समझते हैं कि जो कर्नाटक और तेलंगाना में हुआ उसका कुछ प्रभाव हमें कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर मिल सकता है, और वहां बसपा के साथ कांग्रेस खड़ी होगी तो वो अपने सेकुलर वोट्स को अगर स्पेसिफिक कहें तो मुस्लिम वोटर्स को ये बता सकते हैं कि भाई देखो इन सीटों पर हम लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए हमारे साथ आ जाइए। और अगर ऐसा होता हुआ दिखता है, क्योंकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के नेता ये भी कहते दिखते हैं कि यादव मतदाता बड़ी संख्या में 2019 की ही तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट कर सकता है। राम मंदिर, डॉक्टर मोहन यादव, ये दोनों बड़ी, जिसको कहते हैं ना, ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं। जी राहुल जी, मेरा जो असेसमेंट इसमें है वो ये है कि कांग्रेस जो है 2 कारणों से बसपा को चाहती है। एक कारण आपने बताया ताकि अखिलेश पे चेक रखे, दूसरा कारण ये है कि कांग्रेस का पूरा जो गणित है वो ये उनको बताता है कि अगर यादव, मुस्लिम और जो दलित वोट है, क्योंकि दलित वोट जो है वो बीएसपी और कांग्रेस में बंटता है, तो अगर वो एक साथ होता है तो एक बड़ी चुनौती जो है बीजेपी के सामने होगी अगर हम जातीय समीकरण को देखेंगे। तो ये कारण है। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव की प्रॉब्लम ये है कि बसपा जब लड़ती है तो वो मुस्लिम कैंडिडेट्स भी खड़ी करती है, जिससे मुस्लिम कैंडिडेट्स जो हैं कटते हैं आपस में। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि बसपा को अगर दूर रखेंगे तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो पूरा का पूरा उनके साथ रहेगा, और कांग्रेस अगर साथ आएगी तो उनके साथ भी मुस्लिम वोट बैंक आएगा। तो ये उनकी अपनी कैलकुलेशन है। अब अखिलेश यादव की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। अखिलेश यादव को देखिए, अभी जो रिसेंटली है कि उन्हें राम मंदिर की तरफ से जो है इन्विटेशन मिल गया है, तो उस पर क्या वो करेंगे। वो कह चुके हैं कि अगर बुलावा आएगा, तो अब बुलावा आ गया है तो वो क्या जाएंगे, उससे उनके मुस्लिम वोट बैंक पे क्या असर पड़ेगा। दूसरा उनकी ये समस्या है कि वो बसपा को अगर दूर रखते हैं तो एक कॉम्बिनेशन जो बनना है, जो कांग्रेस, बीएसपी और एसपी, जो कि एक बहुत जो मजबूत कॉम्बिनेशन है, वो कहीं ना कहीं बन नहीं पाएगा। तो ऐसे में अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, जो कांग्रेस समझ रही है, शायद समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति के कारण नहीं समझ रही है, तो मुश्किलें जो है बीजेपी इस गठबंधन को उत्तर प्रदेश में आने वाली है, और बीजेपी के लिए राह काफी आसान होगी। जी समीर जी, गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी उत्तर प्रदेश के नेताओं से बात कही है कि उत्तर प्रदेश को हमें गुजरात बनाना है। गुजरात में हम 62% वोट पे टिके हुए हैं, 50% पे हम पहुंच चुके उत्तर प्रदेश के अंदर, और लोकसभा चुनाव के अंदर हमें वहां पर कम से कम 8 से 10% वोट बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनौती नहीं मान रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमें 80 की 80 सीटें जीतना है, गठबंधन कितना भी इकट्ठा आ जाए। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ और संघ का जो उत्तर प्रदेश के अंदर नेटवर्क है, उसके दम पर, योगी के काम के दम पर, मोदी के काम के दम पर, ये डबल इंजन की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमें 80 से 80 सीटें जीतना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि 4 से 5 सीटें जरूर ऐसी कि जहां उन्हें जीतने में मुश्किल होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 75 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है और 60% वोटों का उत्तर प्रदेश में टारगेट लेकर चल रही है। 60% भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि गुजरात में हम 62 टच कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में हम 50 पे पहुंच चुके हैं, हमें वहां पर कम से कम 8 और 10% वोट बढ़ाना है, और कोई ऐसा कारण नहीं है कि वहां पर 8 से 10% वोट नहीं बढ़ा सकते। उत्तर प्रदेश में योगी का जो काम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, और राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश जब राममय हो जाएगा तो 60 से 8% का वोट बैंक उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अपना बढ़ा सकती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा फोकस है कि इसके अंदर बसपा किसी स्थिति में शामिल न हो पाए। कांग्रेस की चिंता यह है कि अगर बसपा आ जाएगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, मायावती का दलित वोट बैंक है। अगर ऐसी स्थिति होती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश की किसी सीट से चुनाव लड़वाया जाता है तो मायावती से गठबंधन होगा तो कांग्रेस के फेवर में जाएगा। कांग्रेस की दो सीटें हैं, रायबरेली और अमेठी। कांग्रेस तो वो चाहती है, और कांग्रेस चाहती है अगर बसपा आ जाए साथ में, सपा भी साथ में आ जाए,
तो हो सकता है कि हमारी एक आध सीट की और लॉटरी लग जाए कि हम 3 सीट वहां उत्तर प्रदेश के अंदर जीत जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मायावती को शामिल करने के पीछे कांग्रेस की यह मंशा है कि दलित वोट बैंक बटे नहीं, वो इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए। अखिलेश यादव किसी भी स्थिति में मायावती के साथ अभी जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मैं मैक्सिमम सीटों पे लड़ूंगा, आप अपनी सीटों का देख लीजिए कैसे करना है। लेकिन अखिलेश भी जानते हैं कि बिना मायावती के अखिलेश के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मायावती का मुस्लिम वोट बैंक भी जो है और दलित वोट बैंक वह अखिलेश को मिलेगा नहीं। तो मुझे लगता है अगर अखिलेश मायावती को साथ नहीं लेते हैं तो अखिलेश को ज्यादा नुकसान होगा, इतना मायावती को नहीं होगा। देखिए, हम ये बात देख चुके हैं कि जब जो विवादित ढांचा जो गिराया गया था उसके तुरंत बाद जो चुनाव हुए थे 1993 में, उस वक्त हम देख चुके हैं कि बीएसपी और सपा जब साथ आए थे तो उन्होंने बीजेपी को वहाँ विधानसभा में जीतने से रोक दिया था। तो ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए, जबकि वो समय और ये समय चेंज है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जैसा एक बड़ा और सशक्त नेता जो है बीजेपी के पास सामने दिखाई देता है, जिसके नाम पर वोट होगा। लेकिन फिर भी ये कहना कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी अगर साथ आते हैं तो एक फॉर्मिडेबल फोर्स नहीं होंगे, ये शायद गलती होगी। अभी देखिए, योगी आदित्यनाथ की बात हम लोग करें तो वो इस वक्त अयोध्या में है, हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए, उन्होंने पहले वहां पूजा की है। और 22 तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है तो तैयारियां इस वक्त युद्ध स्तर पर वहां पर चल रही हैं। बताया जा रहा है कि दिन रात काम चल रहा है इस वक्त, जो मंदिर है वहां भी और लोगों के लिए जो व्यवस्था की गई है उस जगह पर भी इस वक्त 24 घंटे जो है वो काम जारी है। योगी आदित्यनाथ फर्स्ट हैंड वहां का जायजा लेने के लिए बार बार जा रहे हैं, अधिकारियों के साथ वो मुलाकातें कर रहे हैं। और जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है उसमें शामिल होने के लिए लोगों को जो निमंत्रण भेजा जा रहा है उसका सवाल है। अभी बताया आपको राहुल जी ने कि अब अखिलेश यादव को भी न्योता मिल गया है, तो वो क्या करेंगे, बड़ी मुश्किल की बात है। वैसे बहुत से लोगों को लगता था कि उनको न्योता नहीं मिलेगा उनकी पार्टी का बैकग्राउंड देखते हुए और जो भी कुछ हुआ था अयोध्या में 90 के दशक में। लेकिन बहरहाल वो न्योता गया है, तो अब ये तय अखिलेश यादव को करना होगा। वैसे हमारे घर भी आए, वो तो सभी के तीर्थ क्षेत्र के आ चुका है, तो तरफ से लोग 8-10 लोगों की टोलियों में वो चलते हैं और वो एक आपको निवेदन पत्र देते हैं। उसमें ये भी बताया जाता है कि 22 तारीख को किस तरीके से आप पूजा करें, मंदिर में जाएं और जो वहाँ का रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको मिल करके देखें एक साथ, मुमकिन हो तो किसी मंदिर के आसपास देखें। और ये भी कि भाई 22 तारीख को आपको दिवाली की तरह 22 तारीख की शाम जो है ऐसी दीपमालाएं आपको बनानी है और दिए जलाने हैं अपने घर के अंदर। ये प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिनों पहले अयोध्या में कहा था। आपको समझने वाली बात यह कि इसका असर कितना हुआ है। आज मैं तो जो अपने आसपास देख रहा हूं वो बता सकता हूं, घर घर के अंदर इस बात की चर्चा है और तैयारी है कि 22 तारीख को दिवाली बनेगी। एक मुझसे एक प्रश्न एक बालक ने किया कि हम 2 बार दिवाली क्यों मना रहे हैं, अभी तो दिवाली गई थी। तो अगर बच्चों के अंदर भी ये सवाल आ जा रहा है तो इसका मतलब कहां तक घर कर रही है ये बात, और इसका जो इम्पैक्ट होने जा रहा है जाहिर है चुनाव पर भी इसका इम्पैक्ट होगा, इस वक्त कल्पना नहीं कर सकते। राजस्थान के अंदर तो पूरी 200 विधानसभा सीटें और मध्य प्रदेश के अंदर पूरी लोकसभा सीटें, छत्तीसगढ़ में हर विधानसभा से 100 लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराने की व्यवस्था पार्टी करवा रही है, मतलब अपने स्तर पर। तो 20,000 लोग इस तरह से जाएंगे, तो मुझे लग रहा है फिर वो लोग आकर अपनी जानकारी कम से कम 50 लोगों में एक व्यक्ति साझा करेगा अपने अनुभव को। तो मुझे लग रहा है कि जब चुनाव के दिन वोटिंग होगी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा प्लान है कि जितने मतदाता वोट करने जाए कम से कम उनके घर पर एक बार राम का नाम किसी रूप में पहुंचे, फोटो पहुंचे, वो दर्शन करके आ चुके, अक्षत पहुंच जाए, या जो अनुभव रहा है उनके पास पहुंचे, या चुनाव के बाद उनके जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो मुझे लग रहा है कि इस बार एक बहुत बड़ा मतलब टीम वर्क भारतीय जनता बहुत बड़ा अभियान, मतलब सोचकर हैरान हूं कि एक घर में वो लोग जा रहे हैं, जाना टोलियां बना करके जाना, और ये भी उन लोगों से बात हुई ऑर्गेनाइज वे में करना ही है, बड़े ऑर्गेनाइज वे में। और उनका कहना ये है कि भाई हम कोई नेता नहीं थे, वो कहना है कि हम तो आप लोगों की तरह नौकरी पेशा लोग हैं, शाम को समय निकाल करके ये काम करते हैं। पर नेताओं पे भी असर है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उनके 100 लोग जाएंगे वहाँ पर, वहाँ उत्तर प्रदेश से ये भी कहा है कि अपने नेताओं को अगर आपको जाना होगा तो चले जाइए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम लोगों पे, जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा असर है, कांग्रेस अब विभिन्न जो दल हैं, राजनीतिक दल, उन पे भी असर है। इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है इसका त्रिपाठी जी, पॉलिटिकल इम्पैक्ट? एक तो ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है और किस तरह से काम करता है उसका भी एक प्रमाण मिल रहा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब ये योजना बनाई तो उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट कही कि हम ये मानते हैं कि राम सबके हैं, कोई राजनीतिक वजहों से, कोई किसी वजहों से, कभी राम मंदिर का विरोधी भी रहा हो, आज भी विरोध कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद हमें सबके राम ही कहना है। कोई राम का नहीं है, राम किसी के नहीं है, राम किसी पार्टी की जागीर नहीं है, किसी संगठन की जागीर नहीं है, ये बहुत स्पष्ट तौर पर बताया गया है।
दूसरी एक जो बड़ी चीज है कि इस पूरे अभियान को गैर राजनीतिक रखा गया है। बीच में थोड़ा सा ये लगा जरूर कि शायद जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं वो कहीं बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, जो जैसे अभी आपने बताया कि आपकी सोसाइटी में गए, किसी भी सोसाइटी में राजनैतिक व्यक्ति आगे नहीं है। जो लोग हैं वो संघ से जुड़े हुए, उस शाखा से जुड़े हुए, और चूंकि शाखा का बहुत आसानी से प्रभाव होता है, 2 लोग 4 लोग हर सोसाइटी से होते हैं, तो वो हर घर को जानते हैं, वो साथ में लेकर जा रहे हैं। चूंकि पूजित अक्षत है, साथ में निमंत्रण पत्र है, वो कह रहे हैं दिया जलाइए, तो एक तरह से पूरा सब आपने एक तरह से रूपरेखा तैयार कर दी कि उस दिन क्या क्या करना है। और महिलाएं विशेष करके, जिनको लगता है, और इसमें कहा गया है ना कि कोई हिंदू घर छूटने न पाए, तो हिंदू घर से आगे वो बढ़ गए। वो कह रहे हैं कि कोई भी राम भक्त है, वो कोई भी हो सकता है, वो हिंदू मुसलमान कोई भी हो सकता है, वो अगर राम भक्त है, राम में आस्था रखता है, तो उसको आप ये बताइए और उसको कहिए कि वो अपने मोहल्ले के, अपने गांव के, अपनी सोसाइटी के, अपने इलाके के मंदिर में एलईडी स्क्रीन लगवाए, वहां बैठकर उस दिन उसका टेलीकास्ट लाइव देखे और उसके साथ साथ दिया जलाए, पूजा करे, कोई अलग तरीके से कोई सुंदरकांड कर रहा होगा, कोई रामचरितमानस कर रहा होगा, पूरे देश में एक साथ ये करेंगे। और उसके आगे क्या है, एक तो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से लोगों को लेकर जाएगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने सभी 45 प्रांतों से, जो जिसको हम कहते हैं ना कि संघ की जो कार्य पद्धति है, उसके लिहाज से लोगों को ले जाएंगे। और उसमें बड़ा जोर दक्षिण भारत का है। दक्षिण भारत के जितने राज्य हैं उनके साथ, उन भाषाओं के साथ, यहां की भाषा यानी हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ बताने वाले लोग होंगे। राम मंदिर में उस प्रांत का, उस राज्य का क्या योगदान रहा है राम मंदिर आंदोलन में, कैसे वहां के लोग शामिल हुए थे, उस वक्त के किस्से कहानियां तैयार किए जा रहे हैं, वो छोटे छोटे वीडियो के तौर पर उनको पहुंचाए जा रहे हैं। वहां की जो प्रांत की टीम है वो नीचे बता रही है और वो सारी उस यात्रा के दौरान उनको सुनाई जाएगी। इतने बड़े लेवल की तैयारी है, जिसको अगर आप एक लाइन में कहें, राममय देश है। चुनाव भी शायद राम की ही तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और इसमें अगर कोई ये सोचेगा कि हम कोई टिप्पणी करके, अब जैसे एक अफवाह फैलाई गई कि चारों शंकराचार्य नाराज हैं, निश्चलानंद सरस्वती जी का बयान आया, लेकिन उसमें भी संघ की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई, राजनीतिक कोई टिप्पणी नहीं है। सबका कहना है कि ठीक है, सब श्रेष्ठ लोग हैं, अपना विचार है। लेकिन श्रृंगेरी पीठ ने बाकायदा एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि हम तो दीपावली से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक कह रहे हैं कि तारक मंत्र का जाप कीजिए, दीपावली मनाइए, और ये हमारे शंकराचार्य जी कह रहे हैं। तो इस तरह अफवाहों के दौर में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो कई बार अफवाहों की वजह से बहुत स्पष्टता भी आ जाती है, और वो स्पष्टता निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर लाभ देती है, कोई माने या ना माने। देखिए, एक और बात मैं आपको खबर के तौर पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, और इससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो राम मंदिर का सारा कार्यक्रम हो रहा है, इसके पीछे भावना कैसे प्रधान रखी गई है। ये कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि बताया जा रहा है कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है, और हमारी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि राम मंदिर जो विषय है ये आस्था का विषय है। इस पर बोलें तो आस्था की बात करें, अग्रेशन ना दिखाएं, ना दिखे, बिल्कुल अग्रेसिव नहीं दिखना है हमको, या किसी दूसरे को नीचा दिखाने की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आस्था को प्रधान रखते हुए बात करें, जो भी करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ताकि ये जो माहौल है, कम से कम जो बना हुआ है देश के अंदर, वो वैसा ही श्रद्धापूर्वक माहौल बना रहे। इसमें कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी के साथ वाद विवाद में पड़ जाएं। देखिए, बीजेपी शुरू से ही कहती आई है, अगर आप बीजेपी की राजनीति को फॉलो करते रहे तो बीजेपी शुरू से कहती आई है कि राम हमारी आस्था का जो है वो केंद्र है। अब बीजेपी ने क्योंकि अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल कर लिया, राम मंदिर को बनाने के मामले को, इसलिए आप ये जो है राजनीति इसमें आ गई। लेकिन अगर आप बीजेपी के नेताओं से भी बात करें, जो सारे लोग हैं, वो भी राम मंदिर को आस्था का प्रश्न मानते हैं, और उनको ये लगता था, उनको कोर में ये लगता है कि जो है वहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए था, जो आज पूरा हो रहा है। तो ऐसे में बीजेपी का एक आंदोलन रहा है इसको लेकर, बनाने को लेकर, तो इसीलिए बीजेपी, आप उसमें राजनीति कहीं ना कहीं दिखाई देती है। लेकिन जब ये सारी अर्चना पूजा और ये सब कुछ होगा तो आपको विभिन्न रिप्रेजेंटेशन दिखेंगे विभिन्न जगहों से आने वाले, और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे जो जिन्होंने कभी ना कभी राम मंदिर का विरोध किया होगा, वो भी इसमें शामिल है। अभी आपने बात कही, मेरे फोन में तस्वीर आ गई है, टीवी पर भी मैं जल्दी दिखाते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ पोस्टर लग गया है कि आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर बड़ा सा पोस्टर लग गया है। तो वो लोग जिन्होंने एक वक्त में गोली चलवाई थी, वो आज जो है वो अगर इस तरह की आस्था रखते हैं, तो देखिए कितना फर्क है।
पूरे माहौल में। तो ये एक पॉजिटिव माहौल बनाने की जरूरत है यहाँ पे, और जो कि बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी और संघ की तरफ से भी एक पॉजिटिव माहौल। अब देखिए ये भी कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम समुदाय को इससे जोड़ा जाए। ये भी वो कोशिश तस्वीर है जिसकी मैं बात कर रहा था, सपा दफ्तर लखनऊ में उनके बाहर ये फोटो लगाई है कार्यकर्ताओं ने। मुझे लगता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर आप राम मंदिर बन रहा है, आपने ठीक है लड़ाई लड़ी, आपने कितने उल्टे सीधे, अब तो कम से कम ना करिए ऐसा। और राम मंदिर बन रहा है तो ये किसी की मतलब इसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि राम मंदिर है किसी भारतीय जनता पार्टी का या किसी संगठन का या किसी व्यक्ति का थोड़ी ना है। और राम की जब हम बात करते हैं तो जैसे हमारे घर में राम है वैसे ही वो राम है, बस फर्क ये है कि वो रामलला विराजमान का जन्म स्थान है, हम सब की आस्था वहां अयोध्या से जुड़ी हुई है, तो उसमें समाजवादी पार्टी को भी आना चाहिए। ठीक है, कल को जो भी उनकी भावना रही हो, राजनीतिक तौर पर आप लड़िए भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन राम मंदिर का विरोध करते दिखे तो अच्छा नहीं। तो हो सकता है कोई उत्साही कार्यकर्ता लगाया हो या जिसको कहें कि कुछ पोस्टर लगा रहेगा या नहीं, ये अब इस पर हमको नजर रखनी पड़ेगी। मालूम है कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना होगा, यूपी में रह के वो राम का विरोध कैसे कर सकते। और वैसे भी समाजवादी पार्टी का बड़ा वो बैंक तो यादव रहा ही है, और यादव कैसे मतलब समाजवादी पार्टी का वोट, इतना बड़ा वोट बैंक होने के बाद अखिलेश यादव राम का विरोध करके उत्तर प्रदेश में राजनीति कर पाएंगे? इकबाल अंसारी से ज्यादा तो किसी को नहीं ना, वो तो बेचारे लड़ रहे थे बाबरी के लिए, वो अब आ रहे हैं, उनसे ज्यादा कौन होगा। ब्रेक ले लेते हैं हम। यहाँ पर एक खबर ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को अयोध्या के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले मंदिर निर्माण में जिन श्रमजीवियों का योगदान रहा उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। हमको काशी की तस्वीर वो याद होगी, वहां भी उनसे सबसे पहले उन्होंने मुलाकात की थी, उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई थी। इस खबर पर और अपडेट करेंगे आपको। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए कहानी कुर्सी।